गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन रिवाइज करेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एटम्स क्या हैं, देन मॉलिक्यूल्स क्या हैं एंड फर्दर दैट मोल कांसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एटम्स क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। The smallest particle of an element called atom. और स्टूडेंट मॉलिक्यूल क्या है? When two or more atoms combine together. When two or more atoms combine together, they form molecules. The smallest particle of an element, that is called atom. और भी हम ऐड कर सकते हैं which take part in the chemical reaction. Which takes part in the chemical reaction. इसको हम क्या कहते हैं? एटम है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट व्हिच टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एटम। और मॉलिक्यूल्स क्या है स्टूडेंट? व्हेन टू और मोर एटम्स कंबाइन टुगेदर देन दे फॉर्म द मॉलिक्यूल। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इट इज अ ऑक्सीजन एटम, क्लियर है? और अगर यहाँ पे देखिए क्या है, मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, ऑक्सीजन एटम, ये दोनों मिल गए तो क्या बना दिया इन्होंने? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ये एटम से ये मॉलिक्यूल बन गया ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। और अगर देखिए स्टूडेंट क्या है, अभी अगर मैं बात करता है ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, अगर बात करते हैं कि O3 की बात करेंगे, इट इज ओजोन, ये भी मॉलिक्यूल है। ओजोन, इट इज आल्सो अ मॉलिक्यूल of the three atoms of oxygen present in this. तीन एटम ऑक्सीजन के प्रेजेंट हैं। नाउ इट इज अ ऑक्सीजन, इट इज अ ओजोन मॉलिक्यूल। क्लियर है स्टूडेंट कंसेप्ट? दोबारा से मैं बोल रहा हूं, एटम्स और मॉलिक्यूल क्या हैं? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which takes part in the chemical reaction is called atom. When two or more atoms combine together, then they form the molecule. फॉर एग्जाम्पल, एक ऑक्सीजन का एटम और दूसरा ऑक्सीजन का एटम मिला और क्या बना दिया? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना दिया। ऑक्सीजन के तीन एटम मिल गए, उन्होंने ओजोन का मॉलिक्यूल बना दिया। और इधर मैंने खाली अगर ओ लिख रहा हूं, देन इट इज ऑक्सीजन एटम बिकॉज इट इज अ सिंगल ओनली। क्लियर है स्टूडेंट्स? अभी मैं इसमें ना आपको और डिटेल में बात करेंगे कि देखो, वन वाले को बोलते हैं मोनो, दो को बोलेंगे डाया, तीन को बोलेंगे ट्राई, चार को बोलेंगे टेट्रा, पांच को बोलेंगे पेंटा, सिक्स को हेक्सा एंड सो। ठीक है स्टूडेंट्स? इफ यू वांट टू नोट डाउन, प्लीज नोट डाउन। नाउ स्टूडेंट्स, आपके इसी लेसन में है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। पहला क्या है कि देखो, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में क्या है कि इसमें दो लॉ दिए हुए हैं। पहला कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्लियर है स्टूडेंट्स?
अभी देखिए क्या है, नेक्स्ट क्या है, इसी में 2 पार्ट में सब पार्ट कर दिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और नंबर 2 है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। दोनों में देखिए क्या है, पहले मैं दोनों इसको एक्सप्लेन करूंगा, देन आई विल एक्सप्लेन दिस आल्सो। दोनों लॉ को थोड़ा समझेंगे कि क्या लॉज कहते क्या हैं और इसके अंदर है क्या। ठीक है, तो पहले बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपको स्टूडेंट पता है कि mass can neither be created nor be destroyed, but ultimately the total mass of the reactant is equal to the total mass of the product. अगर मैं लिखता हूं a plus b, इधर मैं लिख देता हूं c plus b, तो स्टूडेंट ये मेरा रिएक्टेंट है और ये मेरा क्या बन गया, प्रोडक्ट है। केमिकल रिएक्शन में जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट, जो राइट हैंड साइड में लिखते हैं उनको क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट। क्लियर है, a प्लस बी मैंने एरो मार्क लगाया, इट इज इक्वल टू c प्लस बी, तो दूसरी तरफ मैंने लिखा है c प्लस डी। अभी जो a प्लस बी है मैंने उसको रिएक्टेंट मान लिया है, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखते हैं इट इज रिएक्टेंट, और जो राइट हैंड साइड में है उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। मींस a और b कंबाइन हुए, ए और बी क्या हुए, कंबाइन हो गए, और उन्होंने क्या कर दिया, ए और बी कंबाइन हो गए, और उन्होंने कंबाइन होने के बाद में क्या बना दिया, सी और डी बना दिया। ये केमिकल रिएक्शन हुआ और उसके बाद में इधर सी एंड डी ये प्रोडक्ट बनते हैं। अगर मैं बोलता हूं कि मान लो इसका मास जो है, रिएक्टेंट का मास 10 ग्राम है और प्रोडक्ट का मास भी 10 ग्राम है, then my first law, that is the law of conservation of mass, it is correct, it stands good। ठीक है स्टूडेंट, अगर मैं कहता हूं कि अगर जो मेरा रिएक्टेंट का मास है अगर वो 10 ग्राम है, और जो जो इसका रिएक्टेंट, उसके बाद में जो मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट्स रिएक्टेंट है, उसके बाद में मेरा प्रोडक्ट जो बना 10-10 ग्राम, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है दोनों का मास अगर इक्वल है, देन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टैंड्स गुड। क्लियर है स्टूडेंट्स। ऐसा भी हो सकता है कि मान लो आपको दिया हो कि जो मास ऑफ ए इसका दिया हो एंड मास ऑफ बी अलग से दिया हुआ हो, मास ऑफ सी अलग से दिया हो, और डी का मास कैलकुलेट करना हो और प्रूव करना हो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास प्रूव है कि नहीं। मान लो ये आपको दिया हुआ है 2 ग्राम्स, ए क्या दिया हुआ है 2 ग्राम्स, और बी दिया हुआ है आपको 8 ग्राम। ये आपको 2 ग्राम दिया हुआ है, ये आपको 8 ग्राम दिया हुआ है, 2 + 8 10, और ये अगर आपको दिया हुआ है 4 ग्राम्स और आपने देखिए क्या किया, 2 + 8 10 है, ये 4 है, तो अल्टीमेटली 10 में से आप देखिए चला जाएगा, देन इट इज 6। और अगर दिया हो कि 4 ग्राम सी है और 6 ग्राम डी है, तो 4 + 6 10 है, 2 + 8 भी 10 है, 10 = 10, which proves the law of conservation of mass. Is it clear, students? With a suitable example, how to prove the law of conservation of mass. Clear है? Please note करिएगा। The total mass of the product in the physical change or in the chemical reaction is equal to the total mass of the reactant that have combined. जो मैंने आपको बताया है, सेम थिंग इट इज रिटन इन दिस, सेम चीज लिखा हुआ स्टूडेंट, देयर इज नो, देयर शुड नॉट बी एनी डाउट इन दिस, बिकॉज जो मैंने आपको जो कह रहा हूं वही सेम बुक में लिखा हुआ है कि फर्स्ट लॉ जो है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है?
Is it clear, friends? Please note down. The mass can neither be created nor be destroyed in the physical or the chemical reaction, but the total mass of the reactant, it is equal to the total mass of the product. ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है आपका, एनसीईआरटी का ये एग्जाम्पल है, मैं क्वेश्चन दे देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लिया होगा आपने। Now student, what they have given, उसने दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है कि जो सोडियम यहाँ पे दिया हुआ है हमारे को कि सोडियम कार्बोनेट दिया हुआ है स्टूडेंट, सोडियम कार्बोनेट इट इज गिवन एज अ 5.3 ग्राम। ये रिएक्ट हो गया इथानोइक एसिड से रिएक्ट विद द इथानोइक एसिड, और स्टूडेंट जो इथानोइक एसिड है वो कितना दिया हुआ है 6 ग्राम, और बनता क्या है हमारे पास, ये तो हमारा क्या हो गया स्टूडेंट रिएक्ट। क्लियर है? अगर मैं देखो टोटल मास करूं रिएक्टेंट का तो क्या हो जाएगा 5.3 प्लस 6 इट इज इक्वल टू 11.3 ग्राम। क्लियर है? यहां तक क्लियर है स्टेटमेंट? और जो मैंने बताया सोडियम कार्बोनेट का मास दिया हुआ है 5.3 ग्राम, इथानोइक का मास दिया हुआ है 6 ग्राम, दोनों को मैंने ऐड कर दिया 5.3 प्लस 6 11.3 ग्राम which is a mass of the reactant। प्रोडक्ट में देखते क्या क्या दिया हुआ है, देन प्रोडक्ट में दिया हुआ है सोडियम इथानोएट, सोडियम इथानोएट है, सोडियम इथानोएट का मास जो है हमको निकालना है। ठीक है? और वाटर जो दिया हुआ है स्टूडेंट इट इज गिवन एज अ, जो आपको वाटर दिया हुआ है, वाटर दिया हुआ है इट इज गिवन एज द 0.9 ग्राम, वाटर दिया हुआ है 0.9 ग्राम, और कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है आपको 2.2 ग्राम, कितना दिया हुआ है 2.2 ग्राम। क्वेश्चन में है in the reaction 5.3 gram of the sodium ethanoate reacted with 6 gram of ethanoic acids, the product were 2.2 gram of carbon dioxide, 0.9 gram of water and some sodium, and the sum of the sodium ethanoate, what that the what is expected, what is the expected weight of the sodium ethanoate। now expected weight क्या है, अभी देखिए यहाँ पे क्या दिया था, दोनों दिए थे और उधर हमारे को क्या वाटर दिया हुआ है। अगर स्टूडेंट इसको ऐड करेंगे 2.2 प्लस 0.9 इट इज इक्वल टू 3.1 ग्राम, 3.1 ग्राम। और अगर बोलता है कि एक्सपेक्टेड वेट ऑफ द सोडियम इथानोएट, सोडियम इथानोएट है, इसका एक्सपेक्टेड वेट हमको निकालना है। नाउ स्टूडेंट वेरी वेल यू कैन कैलकुलेट, इट इज 11.3 minus 3.1 which is equal to 8.2 gram। the expected weight of the sodium ethanoate it will be 8.2 gram। is it clear student? समझ लीजिए इसको, क्वेश्चन को थोड़ा बड़े ध्यान से, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन नॉर्मली बीइंग आस्क्ड इन द एग्जाम्स, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझ लीजिए आप क्या क्या दिया हुआ है और कैसे हमने किया है। प्लीज नोट डाउन, आप नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स।
फिर मैं एक बार दोबारा भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले आप नोट कर लीजिएगा। हैव यू नोटेड डाउन? नोट करिएगा इसको। प्लीज नोट डाउन। Yes, student, you must have noted down. नोट कर लिया होगा आपने। Now students, एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं। Now it is given as a if 6.3 gram of the sodium bicarbonate are added in the ethanoic acid. Sodium bicarbonate है student, sodium bicarbonate है, react with the ethanoic acid. दोनों रिएक्ट किए, क्या बनाया हमारे को, क्या मिल रहा है? सोडियम इथानोएट और क्या है? प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जो रिएक्टेंट है स्टूडेंट, क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास? 6.3 और 15। ये दिया 6.3 है और ये हमारे को दिया 15 ग्राम। दोनों को मैं अगर ऐड करता हूं, इट विल बिकम एज 21.3 ग्राम। क्लियर है? नाउ द मास ऑफ द सोडियम बाइकार्बोनेट, इट इज 6.3 ग्राम। इथेनोइक एसिड 15 ग्राम। दोनों को मैंने ऐड कर दिया, इट इज 21.3 ग्राम। मास ऑफ द रिएक्टेंट। नाउ स्टूडेंट, मास ऑफ द प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है हमारे पास? नाउ इट इज गिवन एज द सोडियम ऑफ द सोडियम जो इथेनोएट है उसका मास हमको जो है इट इज गिवन एज 18 ग्राम। ये हमारे को दिया 18 ग्राम और कार्बन डाइऑक्साइड का हमको निकालना है। तो नाउ स्टूडेंट 21.3 माइनस 18 इज इक्वल टू x। सो हमारे पास क्या आ जाएगा? x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट? 3.3 ग्राम। दिस इज द मास ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। सो बाय दिस
वी कैन कैलकुलेट द गिवन मास, जो है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है कि उसका मास कितना होगा। अगर प्रूव करना होगा, अगर हमारे को कार्बन डाइऑक्साइड का मास 3.3 ग्राम दिया होता, तब स्टूडेंट हम क्या उसको 18 3.3 ग्राम कर देते, फिर हो जाता 18 + 3.3 ग्राम, देन इट विल बिकम एज अ 21.3 ग्राम। ठीक है स्टूडेंट, तब क्या हो जाता है 21.3 ग्राम। क्लियर है? तब 21.3 ग्राम हो जाता है। और अभी क्या है, अगर हमने मास निकालना है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकालना है, इट विल बिकम एज अ 3.3 ग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? सही है? ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है? इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? दोनों तरीके से कि रिएक्टेंट का कितना मास है और प्रोडक्ट का कितना मास है, दोनों मास इक्वल होने चाहिए, देन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज प्रूव। तब हमारा कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास क्या है, प्रूव हो जाता है। अभी हम करेंगे स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। आई थिंक फर्स्ट से पहले वाला तो क्लियर हो गया आपको। फर्स्ट पॉइंट इट इज क्लियर टू यू कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज क्लियर टू यू। नाउ द सेकंड लॉ ऑफ, देयर इज अ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, वो मैं आपको क्लियर करता हूं विद सुटेबल एग्जांपल्स, सो दैट ये भी आपको क्लियर हो जाए, दोनों लॉज क्लियर हो जाएंगे, देन आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, there will not be any difficulty in understanding the both laws। तो पहला वाला मैंने क्लियर कर दिया आपको। नाउ स्टूडेंट, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की बात करते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, क्लियर है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ स्टूडेंट्स, इस लॉ के हिसाब से जो स्टेटमेंट है, a pure chemical compound always consists of same element that are combined together in a fixed or the definite proportions by mass। कि कोई भी अगर मान लो कंपाउंड है, उसमें जो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, सो दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द फिक्स रेशियो, दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द फिक्स रेशियो। तो इसको मैं एग्जांपल से ज्यादा क्लियर आपको हो जाएगा। बात करता हूं वाटर की। वाटर का फॉर्मूला है H2O। They are combining with the constant proportion of their mass। मास की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है 1, क्लियर है? और कितने एटम प्रेजेंट हैं 2, सो कितना हो जाएगा ये 2 ग्राम। और ऑक्सीजन की बात करते हैं, कितना है 16 ग्राम। अगर रेशियो करता हूं मैं, हाइड्रोजन मैंने लिख दिया, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का कितना है 2 और उसका कितना है 16, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, means hydrogen और oxygen they have combined in the ratio of 1:8, which is fixed ratio। is it clear students? यही तो लॉ कह रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ,
अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ केमिकल, जो आपका लॉ ऑफ, जो आपका कांस्टेंट प्रोपोर्शंस है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, मैंने वाटर का एग्जांपल ले लिया स्टूडेंट। वाटर के एग्जांपल में क्या हो गया कि हाइड्रोजन का मास 1 है और उसके 2 एटम हैं, 1 मल्टीप्लाई विद द 2, it is 2 ग्राम ऑफ द हाइड्रोजन। व्हेन कंबाइंड विद ऑक्सीजन का 1 एटम है and the atomic mass of oxygen is a 16. When 2 gram of oxygen combined with the 16 gram of, when 2 gram of hydrogen combined with the 16 gram of oxygen, 2 ग्राम हाइड्रोजन जब 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, then they are forming the molecule or the compound which is water. आपका H2O है, वाटर है, वाटर में जो कंपाउंड बना, वाटर जो कंपाउंड बना, वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कॉम्बिनेशन में है वो 1:8 की कॉम्बिनेशन है, वो 1 और 8 की वो 1 और 8 की रेशियो में। ठीक है स्टूडेंट, दे आर प्रेजेंट इन द रेशियो ऑफ 1:8, वो 1:8 की रेशियो में प्रेजेंट है। और इस प्रकार से स्टूडेंट क्या है, 1:8 की रेशियो में प्रेजेंट है, विच इज फिक्स। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर में 1 और 8 की रेशियो से प्रेजेंट हैं, जो फिक्स है। दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। प्लीज नोट डाउन। फर्दर आई टेक वन मोर एग्जांपल टू एक्सप्लेन दिस। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं 1 और 2 एग्जांपल्स बोलूंगा, जिसमें मैं आपको क्लियर करूंगा कि कोई भी अगर कंपाउंड बनता है, किसी भी कंपाउंड में जो उनकी रेशियो है, एलिमेंट की रेशियो है, दैट इज फिक्स। अगर ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो 1:8 ना हो, चेंज हो जाए, तो स्टूडेंट वाटर वाटर नहीं बनेगा, कुछ और ही कंपाउंड बनेगा। बात क्लियर है? इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? एक बार मेरे से एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर जो आप कह रहे हो कि अगर मान लो वो इनका क्या करते हैं, जो अगर फिक्स नहीं है तो क्या करते हैं, दूसरा कंपाउंड बनेगा, कि एक्सप्लेन करके बताइए। अभी मैं वाटर के केस में स्टूडेंट ले रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि अगर मान लो H2O2 बनता है, इट इज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। उसके केस में क्या होगा कि जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दे आर कंबाइनिंग इन द रेशियो 1:16। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो 1 और 16 की रेशियो से कंबाइन करेंगे, देन दे विल फॉर्म द हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। और अगर 1:8 की रेशियो से कंबाइन करेंगे, देन दे विल फॉर्म द वाटर। क्लियर है स्टूडेंट? कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं? अगर 1:16 की रेशियो से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं, then they will form the hydrogen peroxide, not the water. वाटर नहीं बनेगा, वाटर की जगह क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट इज क्लियर टू यू? ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? और एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, हैव यू नोटेड डाउन? प्लीज नोट डाउन।
Now I'll take one more example, one or two examples clear करते हैं, ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा. Law of chemical combination. Now student, I'll take the example of carbon dioxide. कार्बन 12 है 12 ग्राम, कार्बन इट इज 12 ग्राम और ऑक्सीजन की बात करते हैं 16 into 2 इट इज 32 ग्राम. कार्बन 12 है, ऑक्सीजन 16 into 2 मैंने क्या कर दिया 16 into 2 इट इज इक्वल टू 32 ग्राम. अगर देखिए इनको करते हैं रेशियो निकालते हैं 4 पे करेंगे 4 3 जा 12 4 8 जा मींस कार्बन और ऑक्सीजन अगर 3 और 8 की रेशियो में कंबाइन है देन डेफिनेटली दे विल फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड. अगर ये रेशियो चेंज हो जाती है, अगर रेशियो चेंज हो जाती है, आई टेक द एग्जांपल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, कार्बन 12 है और ऑक्सीजन 16 है, तो रेशियो क्या हो जाएगी 3:4. रेशियो क्या हो जाएगी 3:4. अगर रेशियो 3:4 है देन द कंपाउंड विल बी कार्बन मोनोऑक्साइड. अगर रेशियो 3:8 है देन द कंपाउंड विल बी कार्बन डाइऑक्साइड. और स्टूडेंट अगर देखिए मैं बात करता हूँ कार्बोनेट की, यहाँ पे कार्बन कितना है 12 है, ऑक्सीजन कितना है 48. 16 into 3 48 है, then it is a 1:4. अगर 1:4 है then the compound will be formed as a carbonate. Formula is a CO3. मैंने आपको 3 एग्जांपल दिए हैं स्टूडेंट. पहले मैंने कार्बन डाइऑक्साइड बताया है. कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन किए रेशियो में 12. देखो कार्बन का मास कितना है 12, ऑक्सीजन का 16 है, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 16 into 2 32. तो मैंने 4 से इसको कट किया है, 4 3 जा 12 4 8 जा 32. तो जो कंबाइन किया मैंने रेशियो कितनी होगी 3:8. कितनी होगी 3:8. क्लियर है स्टूडेंट? 3:8 इज अ क्लियर. कार्बन मोनोऑक्साइड का मैंने एग्जांपल लिया है. कार्बन मोनोऑक्साइड में मैंने क्या, कार्बन 12 है, ऑक्सीजन 16 है, 3 रेशियो कितनी होगी 3:4. अगर रेशियो 3:4 है देन कंपाउंड इज अ कार्बन मोनोऑक्साइड. अगर रेशियो 3:8 है देन कंपाउंड इज अ कार्बन डाइऑक्साइड. और स्टूडेंट अगर देखो कार्बोनेट के केस में कार्बन 12 है, ऑक्सीजन 16 into 3 48 हो गया. और 1:4 की, अगर 1:4 की रेशियो में है then compound is a carbon, that is a carbonate. Carbon dioxide 3:8, 3:4 carbon monoxide, 1:4 carbonate. स्टूडेंट मैंने ऑलरेडी 3-4 एग्जांपल आपको क्लियर किया है. Yes, student, please note down. Please note down. So with this, your concept of the laws of chemical combination, दोनों लॉ क्लियर हो गए. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ क्या क्या हमने कर दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये क्लियर हो गया. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इट इज आल्सो क्लियर टू यू. दोनों लॉ मैंने आपको स्टूडेंट करा दिए हैं with examples and explanations. Please note down.